Today we'll be discussing about moving iron and electrodynamic type of instruments. इनके इसका प्रिंसिपल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये आज हम लोग जानेंगे स्लाइड्स के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा होता है मैग्नेटिक रिपल्जन टाइप ऑफ आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन में नाम से ही पता चल रहा है कि जो इफ़ेक्ट हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे वो अट्रैक्शन का इफ़ेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में अट्रैक्शन जब हो जाता है तो उस इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम मोशन को ऑब्टेन करेंगे। और इसी तरीके से मैग्नेटिक रिपल्जन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग दो सिमिलर पोल्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए मोशन को ऑब्टेन किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। इस फिगर में हमको दिखाई दे रहा है कि एक मूविंग आयरन है जो कि इस तरीके से डिस्क के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। ये डिस्क दिखाई दे रही है हमको, दिस इज़ द मूविंग आयरन। और इसको बैलेंस करने के लिए हमने बैलेंस वेट लगाया हुआ है। दिस इज़ द बैलेंस वेट। तो इनिशियली जब कुछ करंट फ्लो कर रहा था कॉइल्स में, यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर के डॉट्स दिखाए गए हैं ये दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कॉइल्स कंटेनिंग द करंट। इन कॉइल्स के थ्रू करंट बह रहा है और इनिशियली जब कुछ करंट बह रहा होता है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म हो जाता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्मेशन की वजह से ये जो आयरन की डिस्क है इसमें अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है। तो ये अंदर की तरफ पुल हो जाती है। ये जो डिस्क है ये अंदर की तरफ, इसके अंदर खिंचाव आ जाता है और ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से चली जाती है और ये मोशन कन्वर्ट हो जाता है पॉइंटर के मोशन में। इस मोशन की वजह से पॉइंटर में मोशन होता है जिसकी वजह से हमको डिफ्लेक्शन मिलता है स्केल में। इसके अलावा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक एयर डैम्पिंग चेम्बर भी है। तो एयर डैम्पिंग चेम्बर का क्या काम होता है? एयर डैम्पिंग चेम्बर आपका ऑसिलेशंस को डाई आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एयर फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि जब बैलेंस पोजीशन में नीडल होती है तो इसके नीडल के ऑसिलेशंस होने लगते हैं टू एंड फ्रो। मतलब कि ना इधर फोर्स लगता है ज़्यादा, ना लेफ़्ट साइड में फोर्स ज़्यादा लगता है, ना राइट साइड में फोर्स लगता है। वो इस पर एक बार आगे जाती है और एक बार पीछे जाती है। तो इस वजह से इन ऑसिलेशंस को ख़त्म करने के लिए हम एयर फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं और एयर डैम्पिंग चेम्बर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई जब कुछ करंट था इसमें, आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ करंट था, तो ये इनिशियल पोजीशन दिखा रहा है। अब फाइनली कुछ पोजीशन ये इस फिगर में, नेक्स्ट फिगर में दिखाई जा रही है। तो जब इनिशियल पोजीशन थी तो उस समय एच यानी कि जो फील्ड थी उसके परपेंडिकुलर और डिस्क के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाती हुई लाइन के बीच में
जो एंगल बन रहा था वो फाई बन रहा था। सिमिलरली जब करंट बढ़ता है या फिर जब करंट डिक्रीज हो या इंक्रीज हो या जब वैरी करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि इसका जो डिस्क है आपकी वो और भी ज़्यादा इनवर्ट्स अंदर की तरफ पुल हो जाएगी, क्योंकि करंट बढ़ा है। तो ये आर एन डिस्क है और ये अंदर की तरफ पुल हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द इनिशियल पोजीशन। अब जो एंगल बनेगा वो थीटा प्लस फाई बनेगा। पहले इनिशियली एंगल फाई बन रहा था, अब एंगल जो बनेगा वो थीटा प्लस फाई बनेगा। दिस इज द एंगल बिटवीन द perpendicular to the magnetic field and the line passing through the center of the RN disk। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा प्लस फाई बन रहा है। तो अगर हम जो कंपोनेंट ऑफ H है इन द डायरेक्शन ऑफ द RN डिस्क एक्सिस, उसकी बात करें, अगर हम कंपोनेंट ऑफ H इन द डायरेक्शन ऑफ RN डिस्क, उसकी वैल्यू होगी H cos 90 माइनस थीटा प्लस फाई। H cos 90 माइनस थीटा प्लस फाई, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा आपका H sin थीटा प्लस फाई में। 90 अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये साइन रह जाएगा हमारे पास H sin थीटा प्लस फाई। अब जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा डिस्क के ऊपर अंदर की तरफ, वो हो जाएगा आपका, इस कंपोनेंट को हमको H से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी कंपोनेंट हमारा आया था इन द डायरेक्शन ऑफ इन द इनवर्ट डायरेक्शन, जो भी कंपोनेंट आपका आया था उसको हमको H से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि H sin थीटा प्लस फाई को हमको H से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा फोर्स ऑब्टेन होगा। तो ये फोर्स जो आएगा वो आएगा H स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई, H स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई। अब हमको मालूम है H इज इक्वल टू NI होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द करंट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो H स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई से कन्वर्ट होके I स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो फोर्स इसके ऊपर डिस्क के ऊपर लगेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कॉइल में करंट जा रहा है, डिस्क में तो कोई करंट नहीं है, तो the force obtained will be proportional to square of the current। और सिमिलरली फोर्स कह लीजिए या फिर टॉर्क कह लीजिए, डिफ्लेक्शन टॉर्क, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है रिपल्जन टाइप ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। सेम प्रिंसिपल है दोनों का। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। जो कॉयल है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उस कॉयल पे हम अंदर की तरफ एक फिक्स्ड आयरन लगा देते हैं। फिक्स्ड आयरन लगा दिया है यहाँ पर, और जो शैफ्ट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट का शैफ्ट होता है, उसके ऊपर हम लोग एक मूविंग आयरन लगाते हैं। तो मूविंग आयरन लगाने का फ़ायदा क्या मिलता है हमको, कि जब भी रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में डेवलप होता है, दोनों के, सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों के बीच में सेम पोल्स डेवलप होंगे। जो पोल फिक्स्ड आयरन पे डेवलप होगा वही पोल मूविंग आयरन पे डेवलप होगा। नॉर्थ है तो नॉर्थ डेवलप होगा, साउथ है तो साउथ डेवलप होगा। अब इन दोनों के
सिमिलर पोल्स की वजह से यहाँ पर एक फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्ट करेगा, और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से आपका जो मूविंग आयरन है वो मूव कर जाएगा रिपल्सिव फोर्स की वजह से। और इस मूविंग आयरन के मोशन की वजह से, क्योंकि पॉइंटर इससे अटैच्ड है, तो पॉइंटर में हमको मोशन मिलेगा और डिफ्लेक्शन हमको दिखाई देगा। तो जितना करंट होगा उसी हिसाब से हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा मोशन मिलेगा, और जितना मोशन मिलेगा हमको उतना ही ज़्यादा हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, जितना ज़्यादा आपका करंट होगा उतना ज़्यादा आपको रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, जितना रिपल्सिव फोर्स मिलेगा उतना ही ज़्यादा मोशन होगा, जितना ज़्यादा मोशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। तो जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये कुछ वर्किंग प्रिंसिपल था आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट विल बी मूविंग टू द इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो पिछले केस में हमने देखा था कि वहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल था और एक मूविंग आयरन डिस्क थी। इस केस में क्या है कि हमारे पास दो करंट कैरिंग कॉइल्स हैं, जिसमें से एक मूवेबल कॉइल है और दूसरा फिक्स्ड कॉइल है। लेकिन जो फिक्स्ड कॉइल है उसको दो पार्ट्स में हमने स्प्लिट कर दिया है, दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, और उन दोनों इक्वल पार्ट्स के बीच में हमने फिक्स्ड कॉइल को सस्पेंड कर रखा है। तो जो मूविंग कॉइल है और जो फिक्स्ड कॉइल है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स होता है और थिकनेस और थिननेस का जो क्राइटेरिया होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो आपका फिक्स्ड कॉइल है उसमें फिक्स्ड कॉइल में आपके नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो कम रखे जाते हैं, और इसको थिक रखा जाता है। जबकि मूवेबल कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपके ज़्यादा रखे जाते हैं और ये थिन रहता है। अब क्योंकि ये एक ही कॉइल के पार्ट्स हैं, जो फिक्स्ड कॉइल को जो हमने स्प्लिट किया है, तो इसमें करंट जो बह के जा रहा होता है वो सेम जा रहा होता है। सेम करंट विल बी फ्लोइंग बिकॉज बोथ द पार्ट्स आर इन द सीरीज, जैसा कि फिगर में हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है इसका, ये वाला पहला पार्ट, दिस इज इन सीरीज विद द सेकेंड पार्ट के साथ ये सीरीज में है, और इसी तरीके से ये सीरीज में है विद द मूवेबल कॉइल। तो ये तीनों पार्ट जो हैं ये सब सीरीज में एक साथ काम करते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि जो आपका ये जो फिक्स्ड कॉइल के दो पार्ट्स जो हैं, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, हो जाती है, और
इसी तरीके से मूवेबल कॉइल की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं, जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो हमको मोशन मिलता है। तो पॉइंटर का मोशन होता है। पॉइंटर इज अटैच्ड टू द मूवेबल कॉइल। मूवेबल कॉइल से ये पॉइंटर अटैच्ड होता है, और जैसे ही मूवेबल कॉइल मूव करता है, ये पॉइंटर भी उसी के साथ मूव कर जाता है। एंड मोशन इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड्स ऑफ द टू कॉइल्स। अब अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहें, तो जो फोर्स होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूवेबल कॉइल, फोर्स क्या होगा? फोर्स इज गिवन बाय NBIL। NBIL मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड B, I द करंट, और L इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो जो फोर्स होता है वो NBIL होता है, और यहाँ पर B क्या हो जाएगा? B विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉइल। I हो जाएगा द करंट कैरीड बाय द मूवेबल कॉइल। मूवेबल कॉइल के साथ में जो करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो कि फिक्स्ड कॉइल की है। तो इन दोनों के इंटरैक्शन से जो फोर्स हमको मिलेगा, दैट विल बी NBIL। तो ये टोटल फोर्स हमको देखने को मिलता है, और इस फोर्स की वजह से आपका पॉइंटर में मोशन होता है। जो पॉइंटर है उसमें आपका इस फोर्स की वजह से मोशन देखने को मिलता है। दिस इज द रीजन वाई द पॉइंटर मूव्स। So this was the basic principle behind the electrodynamic type of instruments, and that calls for the end of the slides. Thank you.